Hello, all dear students. Myself, Dr. Abdul Wajid, Assistant Professor, Department of Chemistry, श्री शिवजी कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस अकोला। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ BSc थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 का यूनिट नंबर 2 और उसका ए पार्ट सो कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ संत गाड़गे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी अमरावती। बेसिकली ये यूनिट के अंदर 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट इज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, नेक्स्ट पार्ट इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर एंड द थर्ड पार्ट इज बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, डेट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोग नोटबुक और पेन लेकर बैठ जाना, सो डैट जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर वो टॉपिक को आप अच्छे से नोट कर सकते हैं। सो विल स्टार्ट द लेक्चर। यहाँ पर अपने को कौन कौन से पॉइंट डिस्कस करना है। फर्स्ट पॉइंट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स किसे कहते हैं, उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। मेटल कार्बोनिल क्या है, उनका क्लासिफिकेशन कैसा होता है। नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड्स इन मेटल कार्बोनिल, मतलब जिसके अंदर अपन स्पेशली बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं, वो वाला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फोर्थ टॉपिक इज नोमेनक्लेचर ऑफ मेटल कार्बोनिल, उनको नाम कैसे देते हैं। फिफ्थ इज नोमेनक्लेचर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड लिगेंड, अगेन मेटल कार्बोनिल के अंदर इंक्लूडेड नोमेनक्लेचर है ये। एंड सिक्स्थ टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ऑन द बेसिस ऑफ VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हिसाब से कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर कैसे रहते हैं, मतलब उसके अंदर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट वगैरह वो अपन डिस्कस करेंगे। एंड द लास्ट वन इज EAN रूल। सो अच्छे से नोट करें जो जो भी आपको ज़रूरत है वो पॉइंट, की पॉइंट तो हमेशा आपको नोट करना ही है। और ये वीडियो को आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दे आर प्रेजेंट इन BSc फाइनल ईयर सेमेस्टर 6, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ऑल्सो ये वीडियो वो बच्चों के लिए भी यूज़फुल है जो अदर कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे IIT JAM वगैरह एंड सो ऑन। सो विल स्टार्ट द लेक्चर। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, बेसिकली ऑर्गेनोमेटेलिक मतलब इसके अंदर दो शब्द दिखते हैं आपको, एक है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा है मेटेलिक। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन एलिमेंट, मेन एटम जो अपन कंसिडर करते हैं, डेट इज द कार्बन, और वो मेटल के साथ लिंक्ड रहता है। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की सिंपल डेफिनेशन ऐसे है कि कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम मीन्स कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोजन। कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद कार्बन एटम ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मतलब सिंपल भाषा में अगर अपन बोले तो जिसके अंदर कार्बन की और मेटल की बॉन्डिंग है, द कंपाउंड इन विच कार्बन इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद मेटल आर कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इनको रिएजेंट बोलकर यूज़ करते हैं, एज ए कैटलिस्ट बोलकर यूज़ करते हैं। ये बेसिकली दो टाइप के रहते हैं, एक रहते हैं सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सिंपल और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसे कहते हैं, तो ये ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर सिर्फ एक एटम या एक हाइड्रोकार्बन रेडिकल अटैच रहता है, मीन्स एक ही टाइप का। जैसे एग्जांपल दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पर, C2H5/2 जिंक, मतलब इसके अंदर दोनों भी इथिल इथिल ग्रुप लगे हुए हैं। C2H5/2 दो बार है, मतलब एक ही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर, वही ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर कोई एक चीज़ रिपीटेड आती है, जैसे हाइड्रोजन भी हो सकता है, जैसे कोई हाइड्रोकार्बन रेडिकल भी हो सकता है। दूसरे आते हैं मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। मिक्स ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर दोज इन विच मेटल एटम बॉन्डेड विद मोर देन वन आइडेंटिटी, मतलब उसके अंदर हाइड्रोजन भी हो सकता है या हाइड्रोकार्बन भी हो सकता है, अदर कोई दूसरा ग्रुप भी हो सकता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और अदर कोई दूसरा ग्रुप जैसा हैलोजन। फॉर एग्जाम्पल यू आर फैमिलियर विद द एग्जाम्पल RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो इसके अंदर मैग्नीशियम के साथ दो चीज़ अटैच है, एक अल्किल ग्रुप भी है जो कोवैलेंट बॉन्ड के साथ है और दूसरा हैलोजन है जो आयनिक बॉन्ड के साथ है। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन मेटल के साथ डायरेक्टली लिंक्ड रहता है, ये दो टाइप का रहता है, सिंपल और मिक्स। सिंपल के अंदर एक ही प्रकार का कोई एटम अटैच रहता है और मिक्स के अंदर अलग अलग टाइप के अटैच हो सकते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एंड दे आर सिंपल टू टाइप्स। अगेन ये क्लासिफिकेशन जो एग्जाम में बहुत बार पूछता है, जो आपको अच्छी तरह से करना है, डेट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड। मेटल और कार्बन के बीच में किस प्रकार की बॉन्ड है उसके हिसाब से ये वाला क्लासिफिकेशन है। तो उसमें जो क्लासिफिकेशन है उसमें पहला पॉइंट है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इन दिस टाइप द मेटल एटम एंड द कार्बन ऑफ लिगेंड आर ज्वाइंट टुगेदर विद ए सिग्मा बॉन्ड, जैसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, बराबर है। इसके अंदर मेटल और कार्बन, लिगेंड का कार्बन, ओके, कार्बन एटम ऑफ द लिगेंड आर ज्वाइंट टुगेदर विद ए सिग्मा बॉन्ड, मतलब सिंपल जैसा दिख रहा है वही उसकी डेफिनेशन है, जिसके अंदर कार्बन और मेटल के बीच में कैसे रहेंगी, सिग्मा बॉन्ड रहेंगी। ठीक है ना, जैसा ग्रिग्नार्ड और जिंक,
मतलब इसके अंदर सिंपल और मिक्स दोनों प्रकार के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आ रहे हैं। सिर्फ एक ही बात ध्यान रखना कि उनके बीच में कौन सी बॉन्ड आना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड आना चाहिए। सो दे आर कॉल्ड एज सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दूसरा है पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड इन विच द मेटल विथ अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन एंड अदर रिंग, इन विच द मेटल बॉन्डेड विथ, किसके साथ बॉन्डेड रहता है वो, अल्कीन के साथ, अल्काइन के साथ, बेंजीन के साथ और अदर रिंग कंपाउंड। मतलब सिंपल है इसका कि इसके अंदर पाई बॉन्ड आती है। क्या आती है इसके अंदर, पाई बॉन्ड। नहीं समझा होगा तो ये एग्जांपल देखो, समझ में आ जाता है आप लोगों के। पहला स्ट्रक्चर है जिसेस सॉल्ट का, जिसेस सॉल्ट है ना, इसके अंदर प्लेटिनम है, 3 क्लोरीन है और इथिन है। तो इसके अंदर देखो लिगेंड के अंदर पाई बॉन्ड आ रही है, वो प्लेटिनियम के साथ अटैच है। दूसरी एग्जांपल देखो, सो फेमस एग्जांपल, इट इज कॉल्ड एज फेरोसिन। इसके अंदर आयरन है, वो कार्बन के साथ अटैच है नो डाउट, लेकिन वो जो ऊपर और नीचे रिंग है वो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, एक पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है। क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जिसके साथ मेटल एटम अटैच है। तीसरी एग्जांपल है डाइबेंजीन क्रोमियम, इसके अंदर भी पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ वो सेंट्रल मेटल अटैच है। ठीक है ना, तो इन शॉर्ट अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर लिगेंड के अंदर पाई बॉन्ड आ रही है। जिसेस सॉल्ट, फेरोसिन एंड डाइबेंजीन क्रोमियम आर द एग्जांपल्स ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। थर्ड वन इज, हाँ ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये एक चैनल है, आप लोग चाहे तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपना केमिस्ट्री बाय वाजिद सर, सो डेट आपको आपके सिलेबस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो मिले तो आप लोग उसको अच्छे से देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और यूज़फुल रहा तो आप उसको दूसरों तक पहुंचा भी सकते हैं। ओके, चैनल का नाम है अपना केमिस्ट्री। ओके, थर्ड क्लासिफिकेशन इज सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पहला था सिग्मा बॉन्डेड, दूसरा था पाई बॉन्डेड और तीसरा है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड। ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जिसमें मेटल कार्बोनिल कंपाउंड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बिलोंग्स टू दिस पर्टिकुलर क्लास। इसके अंदर डबल बॉन्ड का कंसेप्ट है, मतलब मेटल और कार्बन के बीच में नो डाउट बॉन्डिंग तो रहेंगी, लेकिन उसके अंदर सिग्मा और पाई दोनों टाइप की बॉन्डिंग रहेंगी। दिस कंपाउंड possesses both sigma and pi bonding. Generally the oxidation state of metal in these compound is supposed to be zero. ऐसे कंपाउंड के अंदर जो मेटल है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो कंसिडर करते हैं। ये मोनोन्यूक्लियर भी हो सकते हैं, ब्रिजेट भी हो सकते हैं और पॉलीन्यूक्लियर भी हो सकते हैं। ओके, सो दिस इज द थर्ड क्लासिफिकेशन, सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ओके, सो फॉर एग्जांपल मेटल कार्बोनिल ये क्लासेस के अंदर इंक्लूडेड होते हैं सिग्मा और पाई बॉन्डेड के अंदर, मतलब इसके अंदर मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी देखने को मिलती है और पाई बॉन्ड भी देखने को मिलती है। मेटल कॉम्प्लेक्सेस इन विच कार्बन मोनोऑक्साइड एक्ट एज ए लिगेंड आर कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल, और इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। कैसा देखने को मिलेगा वो अपन वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज मेटल कार्बोनिल और उनका फर्दर क्लासिफिकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मेटल कार्बोनिल। मेटल कार्बोनिल मतलब ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर मेटल कार्बन के साथ लिंक्ड है। आप बोलेंगे वो तो डेफिनेशन हमने मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर ही पढ़ा है, बट इसके अंदर कंडीशन ये है कि कार्बोनिल ग्रुप कंपलसरी में आना चाहिए जो कि लिगेंड का काम करता है। नो डाउट कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्डिंग रहने वाली है, सिग्मा और पाई दोनों टाइप की बॉन्ड रहने वाली है, बराबर है, क्योंकि ये सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एक क्लासिफिकेशन है। बट मेटल कार्बोनिल कंपाउंड की खास बात ये भी है कि इसके अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली जीरो रहती है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर मेटल और कार्बन के बीच में, कार्बन किसका, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, ओके, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन, उनके बीच में सिग्मा और पाई दोनों टाइप की बॉन्ड देखने को मिलती है। सच टाइप ऑफ कंपाउंड आर कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल कंपाउंड। इनका क्लासिफिकेशन on the basis of number of metal atom present per molecule. First classification is mononuclear metal carbonyl, second is polynuclear metal carbonyl. आप ऐसा भी कर सकते हैं, mononuclear metal carbonyl, then binuclear metal carbonyl, then polynuclear metal carbonyl. आप चाहे तो एग्जाम में ऐसा भी लिख सकते हैं। मोनोन्यूक्लियर मतलब पर मॉलिक्यूल के अंदर इतने इतने मेटल एटम, मोनोन्यूक्लियर मेटल मतलब जो मॉलिक्यूल रहेगा, जो कॉम्प्लेक्स रहेगा, उसके अंदर केवल एक ही मेटल चाहिए। बाई न्यूक्लियर मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल के अंदर दो मेटल चाहिए, उनको ब्रिजेट भी बोलते हैं क्योंकि जनरली उसके अंदर ब्रिजेट टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलेंगे, ब्रिज देखने को मिलेगा। पॉलीन्यूक्लियर मतलब दो से ज़्यादा मेटल एटम देखने को मिलेंगे, इनको कहते हैं पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। सो मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल की डेफिनेशन ऐसी है, द मेटल कार्बोनिल इन विच ओनली वन मेटल एटम पर मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट, दे आर कॉल्ड एज मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। दूसरा है बाई न्यूक्लियर, जो आपको स्क्रीन पर दिख नहीं रहा है। बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल मतलब डेफिनेटली इसके अंदर दो मेटल एटम रहेंगे पर मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एंड थर्ड वन इज पॉलीन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल, द मेटल कार्बोनिल इन विच वन मोर देन वन मेटल एटम। अब आपने अगर
बाई न्यूक्लियर सेकंड कर दिया तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा मेटल एटम आप दिखा सकते हैं। मोर देन 1 मेटल एटम और मोर देन 2 मेटल एटम पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड एज पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। एग्जाम्पल देखो पॉली न्यूक्लियर के, इसके अंदर एक से ज़्यादा मेटल चाहिए, Mn2CO10, Fe2CO9 एंड सो ऑन। ठीक है, सो इट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेटल एटम पर मॉलिक्यूल, मेटल कार्बोनिल का क्लासिफिकेशन। ये है मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल की एग्जांपल। देखो आपको सेंटर में मेटल दिख रहा है और 4 कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर लगे हैं। वट एवर में बी द नंबर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, लेकिन मेटल इसके अंदर एक ही चाहिए। दूसरा एग्जांपल है यहाँ पर ब्रिजेड मेटल कार्बोनिल। तुम इसको बाई न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल भी बोल सकते हैं या इसको पॉली न्यूक्लियर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक से ज़्यादा मेटल है। ओके, ब्रिज मेटल कार्बोनिल करके दिया है एग्जाम्पल Fe2CO9। इसका स्ट्रक्चर अच्छे से देखो कैसा बनाया हुआ है। Fe के बीच में एक बॉन्ड है और Fe के बीच में 3 CO के ब्रिजिंग भी लगे हुए हैं, 3 ब्रिजिंग CO है और हर एक टर्मिनल पर आपको 3-3 CO दिख रहे हैं। राइट हैंड साइड में 3 CO है, लेफ्ट हैंड साइड में 3 CO है। तो ऐसे टोटल इसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप है 9। 3 एक साइड से, 3 एक साइड से कितने हो गए 6 और ब्रिज है अपने पास में 3, सो 6 और 3 9 ब्रिजेड मेटल कार्बोनिल। नेक्स्ट दिस वन इज द पॉली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल। इसके अंदर आपको 2 से ज़्यादा देखने को मिलते हैं आयरन, जैसे एग्जांपल है Fe3CO12। 3 आयरन है इसके अंदर और कार्बोनिल ग्रुप कितने हैं इसके अंदर 12 कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड इन कार्बोनिल। दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन थेरी एज वेल एज जो भी टाइप के एग्जामिनेशन होते हैं, अगर उसके अंदर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है तो उसकी एक बहुत अच्छा वर्सटाइल एक कंसेप्ट है डेट इज कॉल्ड एज बैक बॉन्डिंग और सिनर्जिक मैकेनिज्म। क्या होता है एक्चुअली कंसेप्ट के अंदर, जब इसका एनालिसिस करो बॉन्ड का मेटल और कार्बन के बीच में, कार्बन कौन सा, कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन। व्हेन वी आर ट्राइंग टू एनालाइज द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड कार्बन, तो यहाँ पर आपको 2 टाइप की बॉन्डिंग देखने को मिलती है। एक रहती है सिग्मा बॉन्ड और एक रहती है पाई बॉन्ड। अब नया क्या है इसके अंदर, सिग्मा बॉन्ड तो नॉर्मली बनते रहती है। सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम कार्बन एटम ऑफ CO इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल सिस्टम। सिग्मा बॉन्ड कैसी बनती है, जब कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है किसको, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल एटम को, तो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होती है। पाई बॉन्ड कैसी फॉर्म होती है, पाई बॉन्ड और फॉर्म बाय द बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक नया बात है इसके अंदर, क्योंकि इन जनरल तो अपन पढ़ते रहते हैं लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को डोनेट करता है, बट मेटल के फील्ड ऑर्बिटल भी लिगेंड के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल को अपने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जब वो देते हैं तो उससे बनती है पाई बॉन्ड, प्रोवाइडेड वो कंडीशन चाहिए। तो पाई बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय बैक डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड मेटल डी पाई ऑर्बिटल, फिल्ड मेटल डी पाई ऑर्बिटल टू वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ CO। ठीक है ना, कहाँ से कहाँ तक बताना है अपने को, फिल्ड मेटल डी पाई ऑर्बिटल से कुछ पर्यंत, कहाँ तक, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इससे जो बॉन्ड तैयार होंगी वो रहेंगी पाई बॉन्ड। रिमेंबर दोनों के बीच में अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनने वाली है। सिग्मा बॉन्ड जो लिगेंड से मेटल की तरफ बनती है और पाई बॉन्ड जो मेटल से लिगेंड की तरफ बनती है। तो ऐसा दोनों टाइप की जो बॉन्डिंग रहती है वो मल्टीपल बॉन्डिंग कहलाती है और वो काफ़ी स्टेबल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये रहती है ऐसी सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के अंदर क्या होता है, लिगेंड अपने इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को देता है। यहाँ पर डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है थ्योरी में तो आपको ये डायग्राम बनानी पड़ेंगे। उसके अंदर देख लो कैसा है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है, नेगेटिव नेगेटिव टाइप के ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है। ठीक है, अपोजिट अगर है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो जाते हैं, और प्लस प्लस और माइनस माइनस वाले अगर आपने नोटेशन यूज़ किए ऑर्बिटल के तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार होते हैं। बॉन्डिंग मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव की ओवरलैपिंग। एंटी बॉन्डिंग अगर तैयार होते तो एक का पॉजिटिव ऑर्बिटल दूसरे का नेगेटिव ऑर्बिटल, दैट विल गिव एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये बन गए अपने पास में सिग्मा बॉन्ड। दूसरी बॉन्ड है डेट इज कॉल्ड एज पाई बॉन्ड। ये ऐसी बनती है पाई बॉन्ड, मेटल के फील्ड ऑर्बिटल और लिगेंड के वैकेंट एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो ये बैक डोनेशन होता है इलेक्ट्रॉन का, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तैयार हो जाएंगी। सिग्मा और पाई दोनों मिलकर मेटल और कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के बीच में बॉन्डिंग तैयार होती है, डेट इज कॉल्ड एज मेटल कार्बोनिल बॉन्ड। लेकिन आप कैसा क्लेम कर सकते हैं, इसके लिए अपने को कुछ एविडेंस देखना पड़ेगा। ये वही उसका एक्सप्लेनेशन है जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया। इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाते हैं आप लोग ये नोट कर सकते हैं और एग्जाम में कोट कर सकते हैं। इसकी एविडेंसेस क्या है, आपको आपकी बुक के अंदर या बहुत सारी बुक के अंदर आपको इसका एक्सप्लेनेशन डिटेल में भी मिल जाएगा। ये शॉर्ट समरी है,
आप चाहे तो इसको अच्छी तरह से देख लो और बाद में आपकी बुक में से इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन आपको हर एक चीज़ समझ में आना ज़रूरी है, इसके लिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको ज़रूर दूंगा। इंपॉर्टेंट है, एविडेंसेस इन फेवर ऑफ मल्टीपल नेचर ऑफ मेटल कार्बन बॉन्ड, मतलब कैसा पहचानना या कैसा साइंटिस्ट ने ये क्लेम किए, ये बताए कि इनके बीच में मेटल और कार्बन के बीच में मल्टीपल बॉन्ड रहती है। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको एग्जाम में डिस्कस करना है, पहला है बॉन्ड डिस्टेंस और दूसरा है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी। बॉन्ड डिस्टेंस आपको पता है सिंगल, डबल और ट्रिपल, इसके अंदर बॉन्ड लेंथ है ना कम कम होते जाती है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उससे भी कम होती है, क्योंकि बॉन्ड का मतलब ही होता है अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब देखो यहाँ पर ऊपर आपको एक डायग्राम दिख रही है, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो रही है मेटल से कार्बोनिल की तरफ। ओके, सो मेटल और कार्बोनिल ग्रुप कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्डिंग आ गई, मतलब सिग्मा बॉन्ड सिंगल जो थी पहले उसके अंदर थोड़ा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड थी, लेकिन ये जो रेजोनेंस हो रहा है इसके कारण इसमें डबल बॉन्ड आ गया। इज इट क्लियर? मेटल और कार्बन के बीच में एक बॉन्ड थी लेकिन वो डबल बॉन्ड दिख रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल थी बॉन्ड, लेकिन वो डबल दिख रही है, मतलब जो सिंगल थी वो डबल दिख रही है, जो ट्रिपल थी वो भी डबल दिख रही है। अब सिंगल जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा रहती है, अगर वो थोड़े समय के लिए डबल में कन्वर्ट हो रही है तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाती है। मतलब यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेड मेटल कार्बन बॉन्ड लेंथ जो आती है एज कन्फर्म बाय वेरियस स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक जस्ट लाइक एक्सरे वगैरह से इसको कंफर्म कर सकते हैं आप। सो मेटल कार्बन की एक्सपेक्टेड जो बॉन्ड लेंथ है वो 232 पिकोमीटर आती है, लेकिन दिखती कितनी है? जितनी चाहिए उससे थोड़ी कम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गई, मतलब थोड़े समय के लिए सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गई, तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम आ रही है। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में अगर एक्सपेक्टेड इसकी बॉन्ड लेंथ देखें तो 113 है, मतलब ये हो गई ट्रिपल बॉन्ड की सपोज, और ऑब्जर्व कितने को दिखने को मिल रही है अपने को 115, मतलब ये ट्रिपल नहीं, थोड़ा सा जिसके अंदर डबल बॉन्ड कैरेक्टर देखने को मिल रहा है। बराबर है। इन शॉर्ट इन जनरल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज़्यादा रहती है, डबल बॉन्ड की थोड़ी कम रहती है और ट्रिपल बॉन्ड की उससे भी कम रहती है, क्योंकि बॉन्ड का मतलब होता है अट्रैक्शन बढ़ता है दो एटम के बीच में, तो बॉन्ड लेंथ धीरे 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 कम होती जाती है। तो जो चाहिए वहाँ पर से आपको बॉन्ड लेंथ कुछ बढ़ के दिखाई देती है और कुछ कम होकर दिखाई देती है। दिस इज ड्यू टू इनके बीच में कुछ तो भी बॉन्डिंग का हेर फेर शुरू है। तो ये था एक पॉइंट बॉन्ड डिस्टेंस का। दूसरा है IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी का। तुमने पढ़ा होगा IR बेसिकली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी एक ऐसी टेक्निक है जिससे तुम क्या कर सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट कर सकते हो। सो एक्सपेक्टेड IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी कार्बन मोनोऑक्साइड की 2143 सेंटीमीटर यूनिवर्स इतना वेव नंबर है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी। लेकिन चूंकि ये जो बॉन्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड की जो आइडियली ट्रिपल बॉन्ड होती है, लेकिन डबल बॉन्ड कैरेक्टर में यहाँ पर ये कन्वर्ट हो रही है, तो ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम आपको दिखाई देती है। डेट इज 2125 से लेकर तो 1850 ये रेंज के अंदर सेंटीमीटर इनवर्स, ये रेंज के अंदर ये बॉन्ड ऑब्जर्व देखने को मिलती है। ठीक है, so it is the bond distance as well as IR stretching frequency. Next we will start in the important topic that is called as nomenclature of metal carbonyl. कुछ जनरल बातें जो आप लोग पढ़ सकते हैं, जो आपने ऑलरेडी नोमेनक्लेचर में पढ़ा होगा 5th सेमेस्टर के अंदर। जैसा मेटल कार्बोनिल के अंदर मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 रहती है। इफ़ द मेटल एटम अपीयर्स 2 और मोर देन 2 टाइम्स देन यू कैन यूज द वर्ड डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, इस टाइप में। थर्ड पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, इफ CO group act as a bridge between the two metal atom then the Greek वर्ड्स म्यू कैन बी रिटन बिफोर देयर नेम्स। अगर वो कार्बन मोनोऑक्साइड ब्रिज लिगेंड बोलकर यूज़ होता है तो उसके नाम के पहले आपको म्यू लिखना पड़ता है। ठीक है ना। और एक पॉइंट है, दो पॉइंट है, व्हेन द मेटल बॉन्ड इज प्रेजेंट बिटवीन सिमिलर एटम देन द मल्टीपल प्रीफिक्सेस बिस, ट्रिस एक्सेट्रा आर यूज्ड। नोमेनक्लेचर से समझ में आ जाता है। पांचवा पॉइंट है, व्हाइल राइटिंग द नेम्स ऑफ पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड द सिंबल प्रीफिक्सेस हेप्टो, जिसको ईटा कहते हैं, वो यूज़ करते हैं। कब? जब तुम पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के का नाम लिख रहे हैं तो उस समय आपको ये शब्द यूज़ करना पड़ता है। कौन सा? हेप्टो, ईटा। इट इज़ यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ मॉलिक्यूल इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द कार्बन बॉन्डिंग लिगेंड। क्या इंडिकेट करता है ईटा? वो जो पर्टिकुलर लिगेंड तुम कंसिडर कर रहे हो उसके अंदर कार्बन एटम कितने हैं, दैट इज कॉल्ड एज ईटा। और म्यू कब यूज़ करते हैं? म्यू यूज़ करते हैं उस समय जब वो ब्रिज आता है। तो ये 2-3 पॉइंट तो इंपॉर्टेंट है और बाकी तो ऑलरेडी तुम्हारे पढ़े हुए हैं। ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल है NiCO/4, जिसका नाम कैसे लिखेंगे आप? टेट्रा कार्बोनिल। कार्बोनिल लिगेंड कितने हैं? 4, तो टेट्रा कार्बोनिल निकल, आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं 0। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल है डेका कार्बोनिल, 10 है कार्बन मोनोऑक्साइड, डेका कार्बोनिल डायमैग्नीज। ओके। थर्ड एग्जांपल है ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। ये तो कुछ सिंपल एग्जांपल हो गए। और एग्जांपल देखो,
ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन। अब इसमें कैसा है देखो, इनिशियली और टर्मिनली देखो आपको दिखता है यहाँ पर CO3 Fe और लास्ट में भी दिख रहा है आपको FeCO3, ये 2 बार रिपीट हुआ। मतलब आप इसके नाम क्या लिख सकते हैं, ट्राई कार्बोनिल आयरन है वो बेसिकली 2 बार है, तो आपने नाम क्या लिखा है यहाँ पर, इतना ही देखो बस, बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, बिस ट्राई कार्बोनिल आयरन, क्योंकि वो रिपीट हुआ था। उसके बाद में ब्रिजिंग के अंदर आपको कितने CO3 कितने कार्बोनिल दिख रहे हैं, 3, सो दैट विल बी ट्राई म्यू कार्बोनिल। इट इंडिकेट कि 3 कार्बोनिल ग्रुप वहाँ पर ब्रिज बोलकर एक्ट हो रहा है, ब्रिज लिगेंड बोलकर यूज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राई म्यू कार्बोनिल बिस, और बाकी ट्राई कार्बोनिल आयरन। So in this way we can assign the name of this type of complex. Nomenclature of sigma and pi bonded ligands, जैसा आपने डिस्कस किए, हेप्टिसिटी ईटा का कंसेप्ट यहाँ पर दिख रहा है आपको, बीच में आयरन और ऊपर नीचे 2 5 कार्बन की रिंग अटैच है। ओके, पेंटाडायनिल, साइक्लोपेंटाडायनिल, ओके, साइक्लिक रिंग है। पेंटेन 5 कार्बन से रिलेटेड है। डाइइनिल, एक एक रिंग पर एक एक नेगेटिव चार्ज आता है एक्चुअली इसके अंदर। आप लोगों ने अनायन का नाम सुना होगा, साइक्लोपेंटाडाइनिल अनायन का, तो एक एक इस पर एक एक नेगेटिव चार्ज आता है, ये 2 बार है, दैट्स वाई वी यूज बिस साइक्लोपेंटाडाइनिल। अब साइक्लो के पहले एक एब्रीविएशन यूज कर रहे हैं अपन, सो कॉल्ड एज ईटा, और ईटा के ऊपर लिखा हुआ है 5, ईटा के ऊपर 5 लिखा है, मतलब वो जो रिंग है वो 5 कार्बन की रिंग है, बस सिंपल इतना मीनिंग होता है इसका। जो रिंग है वो 5 कार्बन की रिंग है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग द वर्ड ईटा, उसको कहते हैं हेप्टिसिटी। बिस तो अपन ने यहाँ पर इसलिए लगाया कि वो 2 बार रिंग रिपीट हो रही है, और साइक्लो के पहले ईटा इसके लिए लगाया कि एक एक रिंग के अंदर 5 कार्बन है। सो बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन, एक एक रिंग पर एक एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब ओवरऑल नेगेटिव चार्ज हो गया 2, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए अपने पास में 2 पॉजिटिव चार्ज आयरन पर रहेंगे, आयरन 2। सो बिस ईटा 5 साइक्लोपेंटाडाइनिल आयरन 2। ठीक है, और देखो दूसरे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर देखो 6 कार्बन की रिंग है, सो क्रोमियम तो है ही, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पर, इसकी न्यूट्रल टाइप का कॉम्प्लेक्स है। बेंजीन है, ओके, बेंजीन कितने हैं, 2 बार है, तो उसके नाम के आगे बिस लगेगा ना, मीन्स बिस बेंजीन। लेकिन बेंजीन के पहले आपको ये बताना पड़ेगा लिखते समय अटैचमेंट में क्रोमियम के साथ अटैच रहेंगे एक एक कार्बन उसका, तो टोटल कार्बन वो रिंग के अंदर है 6, कितने कार्बन है 6, दैट्स वेयर वी आर यूजिंग ईटा 6, ईटा मतलब हेप्टिसिटी। वो लिखने का मेथड, लिखने का तरीका कैसा रहता है, वो जो लिगेंड है यहाँ पर बेंजीन है, इसके पहले क्या था, साइक्लोपेंटाडाइनिल था, तो लिगेंड के नाम के पहले आपको ईटा लगाना पड़ता है, और उसके भी पहले आपको लगाना पड़ता है वो कितने बार था, यानी 20 से 30 इस टाइप में। ठीक है, सो बेंजीन के पहले आपने लिख दिया ईटा, और ईटा के पहले आपने लिख दिया 20 ईटा 6 बेंजीन क्रोमियम। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड ऑन द बेसिस ऑफ वीबीटी। वीबीटी के बेस पर अपन कार्बोनिल कंपाउंड का स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ टेट्रा कार्बोनिल निकेल, सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, सेंट्रल मेटल एटम की जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल 0 आती होंगी, 0 ही आती है, कुछ वेनेडियम की एक एक्सेप्शनल केसेस है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसिडर करना उसकी। ओके, तो सबसे पहले क्या करना, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जैसा है वैसी की वैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख देना, वो भी कौन सी, वैलेंस शेल वाली, तो उसकी वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहती है 3d8 ओके। अब जो CO लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड है, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड का काम क्या रहता है कि वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाता है। तो पहली स्टेप देखो आपको 3d8 मतलब d ऑर्बिटल के अंदर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन और s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, ये लिख दिया मैंने यहाँ पर 3d8 और ये 4s2 पहली स्टेप। दूसरी स्टेप के अंदर एक्साइटेड स्टेट है, पहली स्टेप ग्राउंड स्टेट, दूसरी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट के अंदर ऐसा करना है आपको कि लिगेंड चेक करना है, लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करता है। तो पेयरिंग करने के बाद क्या होता है, s ऑर्बिटल में का इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं पहली स्टेप में आपको s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे, लेकिन वो सेकंड स्टेप में 2 इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के अंदर शिफ्ट हो गए। ओके, सेकंड स्टेप क्लियर हो गई। थर्ड स्टेप है हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। हाइब्रिडाइजेशन स्टेप के अंदर मिक्सिंग होती और रिकास्टिंग होती एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम। तो यहाँ पर देखो s ऑर्बिटल लिया और बाद के 3 ऑर्बिटल लिए, ऐसे टोटल हो गए sp3 4 sp3। 4 ही क्यों ले रहे, क्योंकि अपने पास में 4 लिगेंड है और हर एक वैकेंट ऑर्बिटल के अंदर लिगेंड अपना एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, जो यहाँ पर आपको डैश डैश और ब्लू कलर से दिख रहा है। तो ये 4 जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, ये किसने दिया है, ये दिया है लिगेंड ने। किसने दिया है, ये लिगेंड ने। तो ये बन गया हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 आपको पता है कि ये रहता है टिपिकली टेट्राहेड्रल। तो इन जनरल सबसे पहले अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको, तो आप क्या करना, बॉक्स डायग्राम बनाना,
आप उसका एक्सप्लेनेशन लिख देना प्रॉपरली। ओके, एक्सप्लेनेशन लिखते समय उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद आप बॉक्स डायग्राम का उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उसके अंदर, और लास्ट में आप बता सकते हैं उसकी मैग्नेटिक मोमेंट। अगर उसके अंदर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसको बताना पैरामैग्नेटिक। अगर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है उसके अंदर, सबके सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देन द कंपाउंड विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो फिलहाल यहाँ पर एक भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है अपने को, तो ये कंपाउंड डायमैग्नेटिक रहेगा। डायमैग्नेटिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड रहते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो वो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एज डायमैग्नेटिक टाइप ऑफ कंपाउंड। इज इट क्लियर ईच एंड एवरीथिंग? और लास्ट में आपको उसका स्ट्रक्चर बना देना है, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, जो भी रहेगा तो उसका स्ट्रक्चर। तो इसके दो एग्जाम्पल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। ओके, एक एग्जाम्पल है FeCO5 की, इसका स्ट्रक्चर TBP आता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, CrCO6 ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। आप वही पैटर्न फॉलो करेंगे जो यहाँ पर दिया हुआ है। कौन सा? ये वाला, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप चेक करेंगे कि लिगेंड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, और उसके बाद में हाइब्रिडाइजेशन। तो 3 मेन स्टेप, उनका एक्सप्लेनेशन, डायग्राम और मैग्नेटिक नेचर, इतनी चीज़ें आपको उसके एग्जाम में एक्सप्लेन करना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, लास्ट पॉइंट इज EAN रूल, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी आसान है। इसका फॉर्मूला है Z+2 है। Z मतलब क्या? एटॉमिक नंबर। 2 × Y मतलब क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। एटॉमिक नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। किसको कहते हैं EAN? ये देख लेते हैं। EAN मतलब इट इज़ द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल मेटल आयन एंड द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड फ्रॉम द लिगेंड। मतलब सेंट्रल मेटल आयन के खुद के इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन जो उसको लिगेंड ने दिया, दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रॉन्स का। द इलेक्ट्रॉन्स पजेस बाय सेंट्रल मेटल आयन प्लस द इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड। अगर आप ये दोनों की एडिशन करते हैं, एडिशन करने के बाद आपको कुछ ना कुछ नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, मतलब 2, 10, 18, 36, 54 और 86, आपको इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो आप ये बोल सकते हैं कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो थोड़ा स्टेबल रहेगा एज कम्पेयर टू जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर नहीं आती। तो ठीक है, सो निकालने का मेथड कैसा है देखते हैं यहाँ पर। एक और चीज़ है यहाँ पर EAN रूल के अंदर, डेट इज कॉल्ड एज 18 इलेक्ट्रॉन रूल। वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल में और इसमें मीन्स क्या, EAN रूल के अंदर थोड़ा सा फर्क है। वो क्या फ़र्क है आपको देखो इसमें समझ में आ जाता है। इसको काउंट कैसा करते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल को? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेने का है। ठीक है, डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल एंड द रिजल्टिंग डे इलेक्ट्रॉन। मतलब सिंपल है, मेटल के पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं और लिगेंड ने कितने इलेक्ट्रॉन दिया उसको, ये आपको टोटल करना है, इनके एडिशन करना है। ओके, अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर पॉजिटिव चार्ज है तो जितने पॉजिटिव चार्ज है आपको उतने इलेक्ट्रॉन माइनस करना है। अगर ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो जितने कॉम्प्लेक्स पर नेगेटिव चार्ज है तो आपको उसमें उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। सपोज कॉम्प्लेक्स पर एक नेगेटिव चार्ज है तो आप टोटल इलेक्ट्रॉन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 2 नेगेटिव चार्ज है, टोटल इलेक्ट्रॉन के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। ओके, अब एक ही बात रह गई कि 18 इलेक्ट्रॉन रूल और EAN के अंदर बेसिकली क्या फ़र्क है, तो आपको यहाँ पर फ़र्क समझ में आ जाता है। एक एग्जांपल देखो, पहली TiCO6 EAN के हिसाब से करते हैं अपन। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में रहते हैं 22। जैसा आपको पता होगा 3D सीरीज़ के एलिमेंट है, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम। तो एटॉमिक नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 21, 22, 23 एंड सो ऑन। सो टिटेनियम के टोटल इलेक्ट्रॉन है अपने पास में 22। लिगेंड कितने हैं इसमें? 6। तो 6, एक एक लिगेंड के पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहती, तो 6 × 2 मतलब ये हो गया 12 इलेक्ट्रॉन। इज इट क्लियर? 12 इलेक्ट्रॉन कैसे आया? तो नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं? 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, सो 22 और 12 कितने हो गए? 34। ये हो गया EAN। ओके, नाउ कैलकुलेट द 18 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपको फर्क समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि 18 इलेक्ट्रॉन और EAN के अंदर थोड़ा सा कैसा फर्क है। सो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन के अंदर आपको इंस्टेड ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन सिर्फ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही काउंट करना है। मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते हैं 3D2 4s2। वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टिटेनियम इज 3D2 4s2। सो 3D2 4s2 मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 6 दूनी 12, 12 और 4 16। इज इट क्लियर? सो EAN और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में हल्का सा फर्क है। वाइल कैलकुलेटिंग द फर्स्ट स्टेप टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन EAN में कंसिडर करते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन रूल के अंदर अपन क्या करते हैं? ओनली वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंसिडर करते हैं। तो पहला EAN 36 के बराबर नहीं आया, मतलब नोबेल गैस के बराबर नहीं आया। डेफिनेटली जिसका EAN नोबेल गैस के बराबर नहीं आता है तो उसका 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी फॉलो नहीं होता है। दूसरी एग्जाम्पल देखो वैनेडियम की। वैनेडियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन है 30, 6 दूनी 12, कार्बोनिल के ये हो गया 35। तो इसके सिमिलरली 18 इलेक्ट्रॉन रूल के हिसाब से भी इसका 17 नंबर आ रहा है, मतलब टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5
और 6 दूनी 12 लिगेंड के इलेक्ट्रॉन 17। तीसरी एग्जांपल देखो VCO6 और उस पर एक नेगेटिव चार्ज है। वेनेडियम के टोटल इलेक्ट्रॉन 23, कार्बोनिल के 6 दूनी 12 और नेगेटिव चार्ज एक है तो उसमें एक ऐड किया अपने, ये आ गया 36। मतलब ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के बराबर आ गया। आपको पता होगा कि 36 कौन से नोबल गैस का है? हीलियम, नियॉन, एर्गॉन। 2, 10, 18, 36 हीलियम, नियॉन, एर्गॉन क्रिप्टॉन के बराबर है। 36 किसके बराबर है? क्रिप्टॉन के बराबर है। अब क्या बताया था मैंने, अगर EAN नोबल गैस के बराबर आता है तो 18 इलेक्ट्रॉन रूल कैसे फॉलो होता है देखो। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन वेनेडियम के रहते हैं 5, 6 दूनी 12 वैलेंस ये कार्बोनिल ग्रुप के टोटल इलेक्ट्रॉन, और चार्जेस कितना है? 1, तो ये 1। मतलब पहली स्टेप के अंदर चेंज है, पहली स्टेप के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और 18 इलेक्ट्रॉन रूल में पहली स्टेप टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कि ये 18 के बराबर आते हैं एडिशन करने पर। मतलब ये स्टेबल अनायन है। क्या है ये? स्टेबल अनायन है। सेकंड एग्जांपल थोड़ी एक्सेप्शनली स्टेबल बताई हुई है, अदरवाइज इन जनरल नोबल गैस के बराबर नहीं आते हैं तो आप उसको थोड़ा अनस्टेबल कंसिडर कर सकते हैं, और अगर EAN नोबल गैस के बराबर आता है 36 वगैरह तो आप उसको स्टेबल कंसिडर कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। ये लेक्चर का प्रेजेंटेशन, इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट ऑफ यूनिट नंबर 2 that is called as organometallic compound. Okay, thank you very much.